हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो आज हम आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 5 10th क्लास का, आपका सोशल साइंस का 10th बोर्ड का एक पेपर। तो ये जो पेपर है ये हमने बनाया है आपके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इसमें हमने हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को शामिल करने की कोशिश करी है एंड आई होप वी हैव डन द जस्टिस। खैर, फिलहाल के लिए मैग्नेट ब्रेन्स जो है अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है बुक्स भी। जी हाँ, बुक्स जो है आपको वो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां पे क्लिक करके अपनी प्रेफरेंसेस भर के आप क्या कर सकते हैं, वहां से ये बुक अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको साथ में दिए जाते हैं। तो ये बुक जो है ये आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं हमारी सीधी सीधी साइट से, ठीक है। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया। तो चलिए पेपर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे आपका जो पेपर है ये बहुत ही मल्टीपल तरीके से आपको सामने क्या है, कई क्वेश्चंस पुट अप कर देता है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को समझेंगे, उनका कीवर्ड निकालने की कोशिश करेंगे, कैसी अप्रोच रखनी पड़ेगी वो सब हम देखेंगे। साथ साथ इस पेपर में आंसर्स के लिए मैं आपके लिए सिर्फ लेकर आया हूँ जो बॉडी कंटेंट है वो। साथ साथ जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हम जैसे जैसे उसका कीवर्ड आइडेंटिफाई करते जाएंगे, हम आपको वहीं पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में साथ में मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। प्लीज कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो ऐसे दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं आंसर राइटिंग के, उनको कोशिश करिएगा कि आप अपने हिसाब से ही सॉल्व करें, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो जरूरी नहीं है कि यही सेम आए, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम लोग को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कई बार चेंज करना पड़ जाता है। बट हाँ, कीवर्ड जो रहता है, कीवर्ड ऑफ कोर्स सी बात है वो सेम रहेगा, तो उसी को आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है मैक्सिमम मार्क्स 80 है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कितने हैं आपके, 80 मार्क का आपका पेपर आता है, ठीक है। 80 मार्क्स का क्यों आता है, क्योंकि भाई साहब देखो, जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं ये आपके होते हैं इंटरनल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो 20 मार्क है ये आपके टीचर के हाथ में ही, आपके स्कूल के हाथ में, ठीक है। 20 मार्क कैसे निकाले जाते हैं वो मैं समझ लो। जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट 1, 2 और 3 होता है, ठीक है, इसमें से बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, ये सारे नंबर इंक्लूडेड रहते हैं और इसका बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है और उसको फिर कन्वर्ट करा जाता है 20 में से। तो अगर आपने यहाँ पे स्कोर नहीं करा होगा तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे जो आपको इंटरनल असेसमेंट 20 है वहां पे आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे और आपका ओवरऑल स्कोर आउट ऑफ 100 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाते हैं पूरे के पूरा 100 मार्क्स। आपका पेपर जो है वो अब अगेन मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड है। देख लेते हैं एक बार, 1 से 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से हो गए आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, 1 मार्क ईच, ठीक है। तो टोटल कितने सेक्शंस हैं यहाँ पे, ई तक सेक्शन है आपके, ठीक है, 5 सेक्शन, टोटल क्वेश्चन नंबर 37 है। टाइम कितना है आपके पास, 3 घंटे का है। ये 3 घंटे बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस हिसाब से वर्ड लिमिट एस्टैब्लिश्ड है ये 3 घंटे बहुत कम है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी फास्ट। प्रिसिशन का जो मैटर आ जाता है उसके बारे में मैं एक छोटी सी टिप आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जितने मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हो आप क्वेश्चंस के, आप उतने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि एक पैटर्न जो है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अल्टीमेटली आंसर एक है, क्वेश्चन मल्टीपल उसके हो सकते हैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे, कॉपी बनाते जाओ, उसमें लिखते जाओ, उसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग डालते जाओ, कई चीजें हैं, सब चीजें निकाल सकते हो। वहां पे क्या होता है कि आपके वो जो क्वेश्चंस होता है, जो पैटर्न होता है, जो आंसर होता है, वो बैक ऑफ द माइंड आपके छप जाता है। तो जैसे ही वहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो तो आपका दिमाग नहीं चलता, आपका सीधा हाथ चलता है और आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपर तरीके से आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जितने भी आंसर्स हैं उनका कोर्स देने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आपको आगे की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, इसीलिए हम उनको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे स्लाइड में मैं आपको वो चीज़ नहीं दे रहा, डिस्कस करेंगे, वो काम आपका है, प्रैक्टिस उससे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, आप सिर्फ एक कंटेंट के भरोसे ना बैठे, अपना दिमाग लगाना, खुद का एनालिसिस करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क के आते हैं। यहाँ वर्ड लिमिट दी है आपको 40 वर्ड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपसे सीधे डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपको बस 2 ही चीजें देनी है, या तो 2 स्टेप्स देने हैं, या तो 2 मोड्स देने हैं, या आपको 2 पॉइंट देने हैं, स्पेसिफाई कर देगा और हमको उतने में ही खत्म करना है, ठीक है। सेक्शन सी की बात करते हैं, 25 to 29 3 मार्क की 60 वर्ड्स। पहले जब हम 9th में हुआ करते थे ये 3 मार्क का क्वेश्चन जो थे ये 30 वर्ड्स के लिए आया करते थे, बट अब कितने हो गए हैं, ये 60 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सेक्शन डी, आपका 30 से 33 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, कैरिंग 5 मार्क्स ईच, और वर्ड लिमिट यहाँ पे भी 20 वर्ड को एक्सटेंड कर दिया, टोटल 120 वर्ड्स कर दिया गया है। यहाँ पे जो है अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, बॉडी जो रहेगी आपकी, ये आपकी एटलीस्ट 60 वर्ड्स रखने चाहिए आपस में। 60 वर्ड्स तो बॉडी में आना ही चाहिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम बात कर रहा हूँ, 60 वर्ड बॉडी में तो आने ही चाहिए। फिर उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को डिवाइड कर सकते हो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। ऐसे करके हम वर्ड लिमिट अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर 5 मार्कर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 34 to 36 केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली पूछा जाता है 1:4 के हिसाब से, मतलब 1 मार्क के 4 क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली मैं बता रहा हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है वहां पे 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए, या 4 मार्क का 1 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो केस स्टडी दी गई है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा है और ये कौन से चैप्टर से ली गई केस स्टडी है। क्योंकि जनरली क्या होता है इस केस स्टडी में, केस स्टडी से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट जो होता है उस चैप्टर में जो प्रेजेंट होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और उसका मैटर आपको उस केस स्टडी में नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, मैप वर्क की बात करते हैं। ठीक है, 5 मार्क का मैप वर्क आ जाता है आपका। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आपसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके हिस्ट्री से और 3 आएंगे आपके किससे, ज्योग्राफी से। तो ऐसे ये एक क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क का। ये 5 मार्क भी ऑलमोस्ट पॉकेट के होते हैं। प्लीज आप मैप पर गलत बिल्कुल मत कर आइएगा। ओवरऑल चॉइसेस आपको नहीं मिलती हैं, बट हाँ इंटरनल चॉइसेस जो हैं वो आपको दी जाती हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस होती है 2 में से कोई एक क्वेश्चन करने की। लाइक फॉर इंस्टेंस ये ज्योग्राफी वाले ये 37B की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको 5 चीजें दी गई हैं और आपको कोई भी 3 करनी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग सेक्शन ए। एमसीक्यूज चालू करते हैं। ठीक है, चलो, खेड़ा सत्याग्रह, नटेश शास्त्री, स्वराज पार्टी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। और यहाँ पे आते हैं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बुक ऑफ द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया 1930। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो खेड़ा सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो बी। ठीक है, नटेश शास्त्री की बात करते तो उन्होंने बुक लिखी थी द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, यहां कर दो डी। ठीक है, तो 1 का बी और 2 का डी, 1 का बी 2 का डी। ठीक है, पहले और देख लेते हैं। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने चालू करी थी, ये आ गया ए, तो 3 का ए। ठीक है, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में स्टैब्लिश होता है। ठीक है, ये आ जाएगा सी। ठीक है, ये आ गया 4th का सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। Which of the following acts did not permit plantation workers to leave the tea garden without permission? ये आपके नेशनल मूवमेंट वाले चैप्टर में से आता है। कौन सा ऐसा एक्ट था जो कि प्लांटेशन वर्कर को लीव करने पे रोकता था। ठीक है, लीव करने पे रोकता था कि भाई यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनाए सत्याग्रह के, नॉन कॉपरेशन के अगेंस्ट में, तो हमारे वहाँ पे यहाँ पे टी गार्डन या प्लांटेशन वर्कर के बारे में भी एक एस्पेक्ट आता है जहाँ पे उनको कौन सा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये एक्ट जो है वो रोकता है। ठीक है, किस चीज के लिए, कि इनको टी गार्डन या प्लांटेशन को लीव करने से रोकता है। और सत्याग्रह में नॉन कॉपरेशन में इन्होंने क्या करा था, इसी एक्ट को वायलेट करके ये लोग निकल गए थे। ठीक है, चलो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने की बात करते हैं। तो आपके सामने 2 वायबल ऑप्शन है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, और इनलैंड एमिग्रेशन। याद रखिएगा यहाँ पे ई और आई, इसका फर्क है। ठीक है, तो इम्पेयर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, तो ऑफकोर्स ही बात है लेजिस्लेटिव का कोई काम नहीं है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 में आता है, तो ऑफकोर्स ही बात है। बट यहाँ पे एमिग्रेशन है, क्या है, एमिग्रेशन है, ना कि इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर से अंदर आना हुआ इंसान, और एमिग्रेशन का मतलब होता है अंदर से बाहर जाना। तो अंदर से जो इंसान है वो बाहर नहीं जा पाया, इसलिए एमिग्रेशन स्टॉप करा गया है। Look at the given picture, identify the invention invented by this personality। यहाँ पे हमारे सामने गुटेनबर्ग आ जाते हैं। गुटेनबर्ग ने क्या यहाँ पे करा था, रेडियो, टेलीविजन, मोटर कार या प्रिंटिंग प्रेस। तो आंसर आएगा प्रिंटिंग प्रेस। अगर देखो इमेज आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाओ तो ऊपर की जो 3 चीजें हैं ये हमको पता जरूर है।
ठीक है, बट पूरी की पूरी हिस्टोरिकल बुक में इन तीनों चीजों का ज्यादा जिक्र नहीं है कि इसका इन्वेंटर कौन था। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस जो है इसका इन्वेंटर हमको जरूर बताया गया है, उन पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आंसर आ जाएगा यहां से, ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि आप प्रिंटिंग प्रेस क्या होगा, आंसर होगा। ट्रेस द रीजन बिकॉज ऑफ विच गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919। 1919 में क्या होता है, दो बहुत मेजर इवेंट होते हैं, एक होता है रोलैक्ट एक्ट और एक होता है जलियांवाला। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं यहाँ पे, और इन्हीं के अगेंस्ट में बेसिकली क्या होता है कि सत्याग्रह चालू कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रोटेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट की कोई बात ही नहीं हुई थी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलैक्ट एक्ट, तो ऑफकोर्स ये हो सकता है। प्रोटेस्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अगेन नहीं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, देखो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं, ये रिलेटेड है वर्ल्ड वॉर 1 से, जो कि 1918 में 1919 में खत्म हो जाता है। हमसे 1919 की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, ये भी चीज नहीं आएगी। आंसर क्या जाएगा इसका, बी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलैक्ट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है भैया, क्रॉप जो है यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर है। ठीक है, मतलब ये चारे के लिए भी यूज करा सकते हैं और इसको खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। खरीफ की फसल है जिसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री के बीच में चाहिए। ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल सॉइल हमको कहाँ मिलती है, हमको अबव फ्लड प्लेन। ठीक है, यानी कि आपका इंडस प्लेन वाला एरिया और यूपी का अबव वाला, ऊपर वाला एरिया, जो तराई के बाद वाला जो एरिया जाता है वो वाला एरिया। ठीक है, चलो, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं पहले इंफॉर्मेशन पकड़ता हूं कि फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होती है, तो अबव जो हमारे जो हमको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, विच इज मेज। कॉर्न जो है, भुट्टा जो है, आपका मक्का जो है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से जो कि फूड के लिए भी यूज होता है, और मतलब स्टेपल फूड ऑफ कोर्स से बात है, यूएस वगैरह का तो है ही है, पर साथ में ये फॉडर के लिए भी यूज होता है, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज होता है। वहीं मैं व्हीट, राइस और शुगर केन की अगर मैं बात करता हूं तो शुगर केन तो क्या हो जाता है, हमारे कमर्शियल क्रॉप हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर व्हीट और राइस की बात करता हूं तो ये ऑफकोर्स सी बात है कि हाँ, ये वायबल ऑप्शन हो सकते हैं, बट जब मैं बात करता हूं फूड और फॉडर के बारे में तो ये व्हीट और राइस फूड और फॉडर दोनों में नहीं आता, सिर्फ फूड में आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, मेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इन फेवर, नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट में कौन सा आर्ग्यूमेंट इनमें से फेवर में नहीं है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दीज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पर रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड्स, तो हाँ, ये भी ऑफकोर्स सी बात है कि भाई फ्लड को रोकने में भी काम आता है। मल्टीपर्पस पर लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, तो ये ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ जाएगा जो कि उसके फेवर में नहीं है। ठीक है, ये अगेंस्ट में, उसका एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो, या उसके खिलाफ में है। ठीक है, तो आंसर ऑफकोर्स सी आना चाहिए। डी और पढ़ लेते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स, ऑफकोर्स सी बात है, ये भी एक फेवर में उसके स्टेटमेंट है। आंसर क्या जाएगा इसका, सी। विच कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन सर्विस है जो कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, तो बुक्स, टेलीविजन, रेडियो और पोस्टल नेटवर्क। तो आज जब हम बात करते हैं सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज की, तो जो पोस्टल नेटवर्क है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो पोस्टल नेटवर्क है, जो पोस्टल सर्विसेज का नेटवर्क है, दैट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज हैविंग द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑफ इंडिया। When was State Reorganization Commission formed? State Reorganization Commission, या हम इसको क्या बोलते हैं, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनता है, तो जब हम बात करते हैं फजल अली कमीशन के बारे में या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में, तो 1953 में इसको कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, और ये 2 या 3 साल बाद 1957 के आसपास 60 क्या करती है, अपनी ये रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। तो पर कॉन्स्टिट्यूशन 53 में होता है। आंसर क्या जाएगा इसका, 1953। When we speak of gender division, we usually refer to, gender division की जब हम बात करते हैं तो हम किसको रेफर करते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस
अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय सोसाइटी, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ऑफकोर्स ये बातें नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज, तो ऑफकोर्स ये बात है, डेमोक्रेसीज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ, ये दो चीज हमारे सामने आती है जो कि हमको काफी वायबल लग रही कि इन दोनों में से कोई एक तो आंसर होगा। पर जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। और इस डिफरेंस की वजह से, इस बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो रीजन ये है, ठीक है, और उसका इफेक्ट ये है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, ठीक है। ए, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन मेन एंड वुमेन, उसको हम जेंडर डिवीजन के बारे में, जेंडर डिवीजन के बेसिस पे बात करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे वोट बैंक ऑफ इंडिया साथ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप पढ़ें राजपूत, यादव्स और कडेरीज, ठीक है, अहीर, SC ST, तो कास्ट दी गई है, लॉकर दिए गए हैं, हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस देख सकते हैं। तो ऐसा सीन सिनेरियो सामने आ रहा है कि ये बैंक है, क्या है, द वोट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू कास्ट एज वोट बैंक, भाई आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज गिव टिकट्स, तो टिकट की यहाँ पे कोई बात नहीं होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ऑफ कोर्स ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट स्टिल कोई बात पिक्चर में नहीं हो रही। कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स, यहाँ पे कोई भी स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग का सिनेरियो हमको प्रेजेंट नहीं करा गया है। नन ऑफ द अबव ऑफ कोर्स नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा इसका, ए। There are two statements, assertion reason है, चलो ठीक है। डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये दो ऑप्शंस जो हो गए, ये हमारे सामने कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो हमेशा असर्शन के आगे आपको क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है, और फिर पूरे स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो ऑफकोर्स ये बात है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू बन रहा है, सही समीट रहा है, सही संपट बैठ रहा है पूरा का पूरा। तो ए एंड बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which of the following religions was protected and fostered by Sri Lankans in their constitution? तो डीपी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात आती है ये आपसे। तो यहाँ पे श्रीलंका ने जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई थी, उसमें किस रिलीजन को फॉस्टर करा था? तो उन्होंने करा था किसको, बुद्धिज्म को फॉस्टर करा था, और इनका हेड रिलीजन बना दिया गया था। रीड द गिवन डेटा, फाइंड आउट द चिल्ड्रन, ठीक है। क्या पूछा है, चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो जब एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक नेट अटेंडेंस रेशियो आ जाता है, ठीक है। इसी नेट अटेंडेंस रेशियो के बेसिस पे ही हम ये बता सकते हैं कि एक बच्चे ने या एक स्टेट में कितने बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन पाया है या नहीं पाया है, ठीक है। चलो, हरियाणा, केरला, बिहार। तो अब हमारे लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके पर कैपिटा इनकम, IMR और लिटरेसी रेट कोई मायने नहीं रखता, हमको सिर्फ किसको देखना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखना है, ठीक है। चलो, सर्वे इकोनॉमिक सर्विस 2021 से लिया गया है ये डेटा, ठीक है। चलो ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल की बात जब हम करते हैं तो एलिमेंट्री स्कूल क्या हो जाता है कि छोटा स्कूल हो जाता है आपके 14 से 15 जो आता है हायर सेकेंडरी वो होता है। बट स्टिल अगर जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमको एलिमेंट्री स्कूल के बारे में डेटा नहीं दिया गया, हमको डेटा दिया गया है 14 से 15 साल, ठीक है, इन 2017-18 के हिसाब से, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस रेशियो से भी हम निकाल सकते हैं कि कितने बच्चों ने एलिमेंट्री करा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो एलिमेंट्री पास करके ही तो आएंगे। तो केरल हमारे सामने ऐसा स्टेट दिख जाता है जहाँ पे 83% जो है बच्चों ने क्या करा, नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो 83/100 है, 83/100 है, पर 100 आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर 100 पर्सन्स। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, केरला। रीड द फॉलोइंग डेटा, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग, ठीक है, आर नॉट अटेंडिंग, ठीक है। तो परसेंटेज पूछा गया है हमसे, ठीक है, क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया है। तो कैटेगरी, ठीक है, मेल फीमेल। तो लिटरेसी रेट का कोई मतलब नहीं है, तो हट गया, हमको सिर्फ क्या देखना है, आगे वाली टेबल देखनी है। टोटल 100% मान के चलेंगे, 82% बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं, तो 82 में 100 में से 82 को माइनस कर देंगे, 18 हमारे पास क्या जाएगा आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्विस्टेड सा क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर चीज में कुछ ना कुछ ऑड वन तो आउट है। तो हमको क्या करना है कि इसमें बेसिक कंसेप्ट बना के चलना। चलो, टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर,
पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। तो देखो ऊपर की 3 जो हैं ये प्रोफेशंस हैं, क्या है ये प्रोफेशन है। और वहीं जब हम इस डी की बात करते हैं, ये अपने आप में एक काइंड ऑफ सर्विस है। कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ठीक है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। बट जब हम तीनों में चारों ऑप्शन की जब हम बात करें तो चारों ऑप्शन थोड़ा सा डीप एनालिसिस में आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हर एक ऑप्शन में से ऑड वन आउट चूज करो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ए, बी, सी और डी के बारे में, तो देखो समझो, टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर और पॉटर, ठीक है। टूरिस्ट गाइड क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एम्प्लॉय है, ठीक है। वहीं बार्बर, टेलर और पॉटर क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हैं। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर और लॉयर, अगेन यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आ जाएगी। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, कांस्टेबल, अगेन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कॉबलर अनऑर्गेनाइज्ड। इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो, तो सब पब्लिक कंपनीज है एक्सेप्ट जेट एयरवेज। ऐसे भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बट फिर हमसे एक ऑप्शन पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। फिल इन द ब्लैंक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कैसे क्राइटेरिया है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। क्या होता है? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है उस हिसाब से हम जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइज में है या अनऑर्गेनाइज में है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं होगा, सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटी। आंसर क्या जाएगा? ए, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। Read the information given below and select the correct option. Rohan has taken a loan of 5 lakh rupees from the bank to purchase a house at 12% rate of interest. तो यहाँ पे terms of condition है, has to submit the paper of a new house and salary record to the bank. ये क्या आ जाता है आपका? collateral. क्या आ जाएगा? ये कोलैटरल की बात आ रही है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, कोलैटरल, बट इंटरेस्ट रेट अपने आप में टर्म्स ऑफ कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट में आता है। प्रिंसिपल अमाउंट, इंस्टॉलमेंट भी किस में आ जाती है? आपके टर्म्स ऑफ कंडीशन में आती है। आंसर क्या जाएगा इसका? बी, कोलैटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। तो कंट्रीज के लिए आपका है कौन सा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा पर्टिकुलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री ट्रेड के लिए काम करता है। Identify the correct statement about globalization. Removal of barriers by the government. Yes, बिल्कुल सही है। Foreign companies are allowed to set up factories. ये भी बिल्कुल सही है। He has enabled all the companies to increase their investment. ये थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा कि यार increase the investment नहीं होगा, ठीक है। Has lessened foreign investment. ये तो आगे से ही गलत है, ठीक है। चलो तो 3 और 4 जहां जाए वो ऑप्शन आप हटा दो, ठीक है। तो 3 यहाँ है, हटा दो, 3 यहाँ है, हटा दो, 4 यहाँ है, हटा दो। आंसर क्या बच रहा है हमारे पास? A, 1 and 2। द इंडियन बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन बिकॉज, इंडिया ने साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट करा था? दे वांटेड टू रूल्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, रूलिंग्स वर इन द फेवर ऑफ रिच इंडियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था काउंसिल में, कमीशन में, साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसी वजह से क्या होता है? उसको बॉयकॉट करा जाता है। चलिए, ये हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। अब आते हैं हम किसकी ओर? सेक्शन बी की ओर, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही लिखना है, कंक्लूजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्टीमेटली होता क्या। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको साफ दिया गया है, एनी 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा क्या? आपका कीवर्ड। इस कीवर्ड को आप 10 वर्ड में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 10 वर्ड में या 1 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर आप जो 2 फैक्टर है वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एंड इट वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस, as prices slumped and agriculture income declined, farmer tried to expand production and bring larger volume of produce to the market, but it pushed down the prices. Mid 1920s, many countries financed their investment through loans. From the US, it was extremely easy to raise loan in US where the going was good. तो ये आपके सामने क्या जाता है? बॉडी आ गई। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में आया था 1929 में, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे कि अल्टीमेटली ग्रेट डिप्रेशन था क्या, डिप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है बेसिकली प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाती हैं और अल्टीमेटली कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाता। मेंशन द प्रोविजंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू अ सेक्युलर कंट्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन दोगे, ठीक है। सेक्युलर कंट्री क्या होगी, इसको आप क्या कर दोगे? डिफाइन कर दोगे।
ठीक है, वहीं साथ साथ में आप इंडियन सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म भी बताओगे, ठीक है, क्या इंडियन सेक्युलरिज्म, कि भाई हमारा स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगा, बट सभी रिलीजन को समान तरीके से प्रमोट करेगा, ठीक है, और कोई भी इनमें बीच में डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा वाइल प्रमोटिंग, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से प्रोविजंस आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देख लेते हैं। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, प्रोवाइड्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, तो ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 15, 16, ठीक है, या फिर आप सीधे राइट टू इक्वालिटी में भी इसको डाल सकते हो। तो आर्टिकल आपका कौन सा फ्रीडम आ गया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी। इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, ठीक है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकता है, कहां पे, रूरल सेक्टर में, ठीक है। चलो, बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट्स, न्यू डैम्स इन कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स, टर्शरी फैसिलिटी एरिया इंक्रीज कर सकता है, प्रमोट एंड लोकेट लोकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, सर्विसेज एंड सेमी रूरल एरियाज। तो ये 3 मेथड आ सकते हैं जहां पे आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकता है रूरल एरिया में अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, एनर्जी रिसोर्सेज को डिफाइन करोगे, ऐसी रिसोर्सेज जिनको यूज करने पे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। और ऐसे 2 तरीके जिनसे हम इन एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं वो आपके सामने है। तो प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच, ठीक है, जुडिशियस यूज ऑफ द आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। चलो, और वाला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू इंप्रूव यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूजेज इंप्रूव करने के लिए 2 आइडिया सजेस्ट करें। कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल को रिड्यूस करना, एफिशिएंट सोलर पैनल मॉडल्स लाना, ठीक है। साथ साथ में आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी दे सकते हो कि हमारे यहाँ पे 23.5 डिग्री निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के एरियाज में क्या करना कि इस सोलर प्लांट का और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तेलंगाना इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया जहां पे बहुत स्कोप है इस सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। साइमन कमीशन, सेक्शन सी आ गया है ना, सेक्शन सी आ गया है। 3 मार्कर क्वेश्चन जो है यहां पे अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड विथ गो बैक साइमन एट अराइवल इन इंडिया, सपोर्ट दिस रिएक्शन ऑफ इंडियंस विथ आर्गुमेंट। तो हमको यहाँ पे आर्गुमेंट देना है, कम से कम 3 से 4 आर्गुमेंट देने की कोशिश करेंगे। 60 वर्ड्स क्या है हमारे यहाँ पे अब वर्ड लिमिट आने वाली है, ठीक है। चलो देखते हैं आर्गुमेंट देते हैं। यहाँ पे सिंपल आर्गुमेंट है, यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं है। तो बट द ट्रॉय गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड द स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, ठीक है। ये कमिशन बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता, एक्सक्यूज मी, क्यों आता है। तो ये 1919 के टाइम पे क्या होता है कि एक कमीशन बनाने की बात होती है, जो डायरकी होती है उसको एनालाइज करने के लिए और फर्दर स्टेप्स लेने के लिए 10 साल बाद एक कमेटी बनाने की बात होती है। तो ये वो कमेटी होती है। इट वाज सेट अप इन रिस्पांस टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। मेन रीजन अब यहाँ पे इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, जो कमीशन जो स्टार्टअप करा गया था जो कि इंडिया के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेगा, हैड नो इंडियन मेंबर्स। तो ये हमारे सामने ऑफकोर्स सी बात है, पूरे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं अबाउट साइमन गो बैक। What were Mahatma Gandhi's view on women's participation in national movement? तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स में आंसर करना है। गांधी जी ने बोला था woman is the companion of man gifted with equal rights of freedom and liberty, is more fit than a man to take exploration and bolder actions in non-violent sex. A woman is the better half of the humanity, not the weaker sex. चलो, the pace of change, ठीक है, इन द कम्युनिकेशन सेक्टर हैज बीन रैपिडली इन मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन को हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद हम इस पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे कम्युनिकेशंस पे। तो पहले पोस्टल सर्विसेज जो बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन उस पे बात करेंगे, फिर एडवांसमेंट वाले पे बात करेंगे। चलो ठीक है। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग इंटेंट मीनिंग्स फ्रॉम वन एंटिटी और ग्रुप टू अनदर थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड सेमांटिक रूल्स। From the earliest times, human beings have felt the need to communicate with each other. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वही स्टेटमेंट कॉपी करा है। The latest advancement in communication are about to enabling communication over long distances without the need for change in the location of the sender or receiver. India's postal service is the largest of its kind in the world. ठीक है, the services are provided by the Department of Post, Government of India.
सिमिलरली टेलीकॉम नेटवर्क की बात करते हैं, यहाँ पे टेलीफोन भी लार्जेस्ट है एशिया में, 37565 टेलीफोन एक्सचेंज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और द इंटरनेट सर्वर, द ड्यूअल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन टू द मासेस। तो यहाँ पे हमने एडवांसमेंट की भी बात कर ली, और ये डेटा और अपडेट कर सकते हो आप अलग अलग कहाँ से रिपोर्ट्स निकाल के, जो इंडियन गवर्नमेंट, याद करिए, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, कोई भी रिपोर्ट में से अगर डेटा आप इनपुट कर रहे हो तो रिपोर्ट मेंशन करोगे, और वो रिपोर्ट ऑथेंटिक तभी मानी जाती है जब वो कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है, ठीक है। कोई भी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो रिपोर्ट निकालता है तो उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। व्हाई डू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सप्लेन करेंगे कैसे, एज अ सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आ जाता है, ठीक है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आ जाते हैं। तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को हम तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे 10 वर्ड में, और उसके बाद सीधा आंसर पे जंप करते हैं, ठीक है। दे वुड लेंड टू हायर इनकम्स, ठीक है, पीपल कुड बोरो चीपली फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ नीड्स, फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, कुड ग्रो क्रॉप्स एंड सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है। तो अगेन सिंपल, जैसा कि मैंने प्रीवियस सैंपल पेपर में बताया था, हमने एक तरीके से यूज करा था पॉइंट वाइज उसको आंसर करके, यहाँ पे हम टेबल वाइज उसको यूज कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पे कैसी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन कैसा है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में आ जाता है। वहीं वर्टिकल की बात करते हैं तो अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, हॉरिजॉन्टल डिवीजन में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, जो कि बहुत से स्पेसिफाइड रहते हैं। इन केस ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कीनली स्पेसिफाई करता है हर एक ऑर्गन की पावर्स, लिमिटेशंस, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कैसे अगर वो ओवरलैप करेगा तो कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई द कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, टू चेक द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन्स। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। फेडरलिज्म के क्या बोलते हैं, फेडरेशन जो होता है, फेडरलिज्म जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इक्वल पावर शेयरिंग के साथ आता है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द प्राइमरी सेक्टर टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर, 3 रीजन देने हैं प्राइमरी सेक्टर के लिए ताकि वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन किसको कर देंगे, प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, या आप कह सकते हो डिफाइन कर दोगे आप, ठीक है। इनफ जॉब्स हैव नॉट बीन क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं तो ऑल्दो प्रोडक्शन कितना राइज हुआ है, 11 टाइम्स हुआ है, बट एम्प्लॉयमेंट कितना राइज हुआ है, सिर्फ 3%। वहीं के जो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, प्रोडक्शन 8 टाइम्स से राइज हुआ है, बट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट कितना 2.5% से राइज हुआ है। तो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेटिस्टिक्स और डेटा देके हमारे आंसर को सपोर्ट किया है। हाईलाइट द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, चलो ठीक है, सेक्शन चेंज हुआ है, 5 मार्कर्स हैं, सेक्शन डी है, याद रखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट कुछ और है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में लिखना है, मैं आपको बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन अपन कंक्लूजन अपन डिस्कस करते चलेंगे। चलो, वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, ठीक है। तो देखो मेजर्स करने हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने क्या करा फ्रेंच पीपल के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अगर, तो आप एक्सप्लेन करोगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन क्या दोगे, आप कंक्लूजन दोगे सीधा किससे, आपके नेक्स्ट इवेंट कौन सा, आपका नेपोलियन, ठीक है, कैसे उनको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोलते थे लोग, ठीक है। चलो बॉडी देख लेते हैं, आइडियाज ऑफ लपार्टी एंड लेसियन सिटीजियन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या सब हेडिंग आ जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट की। एम्फसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स, ठीक है। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल स्टैंडर्ड। एस्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ठीक है।
यहाँ पे आपका जो मार्सीएल आ जाता है उसका आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आप कह सकते हो 1805 का नेपोलियन कोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। आप यहाँ पे चालू करोगे इसे, जर्मनी से चालू करोगे कि कैसे वो पर्शियन एम्पायर के अंडर आया करता था, और फिर फाइनली रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क पे आप आ जाओगे, ठीक है। चलो, Persia took on the leadership on the movement of national unification. Chief Minister Otto von Bismarck was the main architect of this process, carried out with the help of Persian army and bureaucracy. Austria, Denmark और फ्रांस को वो हराते हैं, ended in Persian victory, ठीक है। अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप ये डाल सकते हो कि 22 स्टेट्स का नॉर्दर्न और सदर्न फेडरेशन था इनका, और भी पॉइंट्स हैं, डोंट वरी। जनवरी 1871 में पर्शियन किंग विलियम वन को क्या कर दिया था, प्रोक्लेम कर दिया था जनरल एम्परर के उसमें, ठीक है, जहाँ कहाँ पे, फ्रांस को हराने के बाद वर्साइल में। 1871 assembly comprising the princes of the German state, representative army, important Persian ministers including Otto von Bismarck gathered in the hall of mirror in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William of Prussia। तो ये conclusion आ गया। of course Examine the reasons for the location of the most of the jute mills in West Bengal। क्यों ऐसे रीजन है कि मैक्सिमम जूट मिल्स बंगाल में ही है, तो ऑब्वियसली हम फिजिकल जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, साथ साथ की उसकी रिक्वायरमेंट है, उस पर फोकस करेंगे। तो जूट प्रोसेसिंग एरिया, प्रॉक्सिमिटी, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमको पता है बहुत सारी गंगा जब वेस्ट बंगाल जाती है तो बहुत सारी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अबैंडन्ड वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, ठीक है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एट जॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, ओडिशा एंड यूपी। चलो, एग्जामिन द मल्टी प्रोलॉन्ग्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है, कैसे कैसे बढ़ता है, उसके बारे में हमको पूरा बताना है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि ट्रांजिस्टर, ठीक है, टू टेलीफोन, सेल्यूलर, मतलब बहुत सारे अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये जस्ट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। बैंगलोर का इमेज आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्या, कि सिलिकॉन प्लेटू ऑफ द कंट्री। बैंगलोर इज द सिलिकॉन प्लेटू ऑफ द कंट्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी आ गया, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं जो कि हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स के साथ हैं। अ मेजर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री हैज बीन ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आईटी सेक्टर इंडिया में टर्शरी सेक्टर में काफी ज्यादा परसेंटेज होल्ड करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। इंकरेजिंग दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे इसको बोलोगे कि भाई 12 से 15 लोगों का रूरल सोसाइटी में ग्रुप होता है जो कि कॉन्स्टेंटली सेविंग करता है, और इस सेविंग से क्या करता है, अपने मेंबर्स को लोन देता है। कैसे ये हेल्प करता है आप वो देखेंगे। तो ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन्स बट इट इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स हैव। आफ्टर ईयर और 2 जब इनकी सेविंग्स रेगुलर हो जाती है तो ये पैसा बैंक से ले सकते हैं, अगेन ऑन अ सब्सिडाइज्ड रेट। लोन इज सैंक्शन्ड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द members. Small loans are provided to the members of realizing mortgage land, ठीक है, releasing mortgage land, working capital need for the meeting. Most of the more important decision regarding the savings and loan activities are taken by group members. तो मतलब बहुत ही democratic process है about the loan as well. Significance of RBI इन द इंडियन इकोनॉमी। तो आरबीआई को आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। हमारा सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलते हैं, गवर्नमेंट का बैंक भी बोलते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती हैं वो आरबीआई रेगुलेट करता है, साथ में हमारा जो मॉनेटरी सेक्टर है उसको भी आरबीआई रेगुलेट करता है। अब देखते हैं उसका सिग्निफिकेंस। सुपरवाइज एंड फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे हैव। आरबीआई मॉनिटर्स banks actually maintaining the cash balance. RBI sees the banks give loan not just for profit making and traders but also to small cultivators, large scale to try small borrowers also। मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करने के लिए आरबीआई को स्टैब्लिश करा गया। साथ में आप ये भी डाल सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसको भी चेंज करने में आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आपकी रेपो रेट हो गए, रिवर्स रेपो रेट हो गए, ये सब आरबीआई गवर्नर ही सेट करते हैं। Periodically, banks have to submit information on how much they are lending to whom at what interest rate. Describe the role of political parties in India. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करोगे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे, ये कीवर्ड हो जाएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो द कंटेस्ट इलेक्शन, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स,
ठीक है, प्ले डिसाइसिव रोल इन लॉ मेकिंग फॉर अ कंट्री, ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट. पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है, in power by voicing different views and criticizing the government in its failure and wrong policies. So describe the necessity or utility of political parties. ठीक है, अगेन पॉलिटिकल पार्टीज को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, वो आपका इंट्रोडक्शन फॉर्म करेगा. ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. लार्ज स्केल सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज. ऑफकोर्स ये बात है, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, उनको एक अपने व्यूज जो है वो कलेक्टिव रखने पड़ेंगे. डिफरेंट व्यूज जो होता है हर एक को केटर नहीं करा जा सकता. एक कलेक्टिव फॉर्म में व्यूज को लाना, उसको संजो के रखना और आगे प्रेजेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है आपके किसका, पॉलिटिकल पार्टी का. They need some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. Of course, सी बात है, responsible government form करने के लिए भी political parties का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ही particular ideology को follow करते हैं, तो कहीं ना कहीं unity अपने आप में काफी strengthen होती है. They need mechanism to support, restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill the needs of every representative government. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. ये आपका conclusion. चलो सेक्शन ई आ जाता है आपका, केस स्टडी वाला सेक्शन है. ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है. डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क के बारे में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्या दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है. ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशियो जेनरिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, लेवल लैंड, high population density, rich agriculture resources have favored the condition for their growth. However, large number of rivers required the construction of bridges across their wide beds, posed some obstacles in the hilly terrain of the peninsular region. Railway tracks are laid through low hills. ठीक है, गैप्स एंड टनल्स जो कि आपके दर्रे हो जाते हैं. 9th क्लास में याद हो, हमने घाट पढ़े थे वेस्टर्न घाट में, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल था. हिमालयन माउंटेन रीजन्स, ठीक है, आर टू अनफेवरेबल. ठीक है, हाई रिलीफ की वजह से, स्पेयर्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की वजह से. लाइक इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand. The continuous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, recent time development of the Konkan railway along the western coast has facilitated the movement of passengers and goods is the most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches and landslides. चलो, which is the most convenient mode of transportation in India? तो रेलवे की बात आ जाती है. ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, काफी चीप है, ऑफकोर्स सी बात. एनालाइज द फिजियोग्राफिक फैक्टर्स विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज इन द कंट्री. तो आपको यहाँ पे वेरियस फिजियोग्राफिक फैक्टर्स को लेकर चलना और उनको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्लेन की बात करेंगे, प्लाटू, हिली रीजन्स, राजस्थान, गुजरात की बात करेंगे. तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, वास्ट लेवल ऑफ लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, जो कि काफी फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं ग्रोथ ऑफ नेटवर्क के लिए. तो और यहाँ पे स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स पे काफी कन्वीनियंट हो जाता है टू एस्टैब्लिश आपके railway tracks. तो चलो, while economic factors have largely influenced the distribution of railway in India, which economic factors की बात हो रही है, which economic factors have largely influenced? तो there are several economic factors. जैसे state funding plans हो गए, vital in development of railway across the nation. The state will flexible laws support the growth of railway. ठीक है, along with this, the places that are highly industrialized attract the development of railway. Since the growth of both is complementary to each other, example, recent railway network has been enhanced in the industrial corridors. ठीक है, ये आ जाएंगे आपके सामने क्या आंसर किसके, इकोनॉमिक फैक्टर्स के. तो पहला हो गया पॉलिसी और दूसरा आ गया स्टेट फंडिंग. चलो नेक्स्ट आता है, read the extract and answer the following. ठीक है भाई, there is a problem in such ideas. Even before factories began to do the landscaping in England and Europe, there was a large scale industrial production for international market. तो ये आ जाता है कहां से, आपके प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपके फैक्टर है. मेनी हिस्टोरियंस नाउ रिफर टू दिस फेज एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन.
ठीक है। 17th century 18th century merchants went to the town of Europe began moving to the countryside, ठीक है। merchant began moving to the countryside, supplying money to the peasants, artisans, persuading them to produce for the international market. With expression to the world trade and acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. But merchants could not expand production within towns. This was because they had urban crafts and trade guilds were powerful. There were associations of the producers that trained craftsmen, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. Rulers granted these guilds the monopoly to right over produce and trade in different specific products. It was therefore difficult for the new merchant to set up business in town, so they turned to the countryside. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं. What do you mean by the term proto industrialization? ऐसा industrialization जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, बट स्टिल ग्लोबल डिमांड को सप्लाई करने के लिए हमने जब टाउन्स का और टाउन साइड का हमने क्या करा, कंट्री साइड का हेल्प लिया, उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है. पीरियड ऑफ सच मास प्रोडक्शन बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर देयर वाज प्रिवेलेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट्स वेयर द पीपल ऑफ द कम्युनिटी जनरली वर्कड टुगेदर. What was some of the reasons due to which the merchants faced difficulty in increasing production within the towns? तो हम यहाँ पे ट्रेड गिल्ड्स के बारे में बताएंगे, कैसे वो मोनोपोली रखा करते थे, उनको मोनोपोली ग्रांट कर दी जाती थी और वो ट्रेड को कंट्रोल करा करते थे. ठीक है, चलो. Regulated by the powerful guilds due to which the merchants were not able to stay impact in the market. These guilds also received support of the government. कैसे? मोनोपोली के थ्रू. Why the merchants started providing money to the peasant of the artisans? क्योंकि टाउन्स में ये लोग पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए लोग कंट्री साइड गए, वहाँ पे एडवांसेस दिए इन लोगों को और इनसे जो प्रोडक्शन है वो करवाया. ठीक है. They supplied money by the merchants during the 17th and 18th centuries for the making them capable enough to produce products by supplying them international market, which helped the merchants to earn high profits. चलो एक और एक्सट्रैक्ट आता है हमारे सामने. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज वेरी लेस. तो ये only 10% of the total members in Lok Sabha are women. The situation is worse in state assembly where only 5% of the total members are women. Women reservation bill to encourage the participation of women is still pending since past decade. Women have entered into every field that are still paid less than the male counterparts. Proportion of the women is in the highly paid job is still less, and studies have shown that on average they work more than men and yet paid less. Although the Equal Remuneration Act provides provision for equal wages should be paid for equal work. चलो, what is the status of representation of women in the legislature? तो 10% है, states में 5% है. ठीक है. What is the status of women reservation bill in India in central legislature and state legislature? उसको हटा दिया गया है, अभी तक पास नहीं गया है. 33% रिजर्वेशन के लिए था. ठीक है. It is pending at the center and has not been passed till date due to political deadlocks and lack of will of legislators. What is the economic status of working women in India? तो इनको paid less है. ठीक है, ज़्यादा काम करते हैं, but still they are not equally paid like their counterparts. ठीक है, although Equal Remuneration Act है. So past 2 decades women have successfully making a strong position in the profession world. However, till today they receive lesser salary than the men, has been kept away from powerful positions. ठीक है, away from powerful position. Impact strong initiatives should be taken to make the position of the women stronger in the workplace. चलो लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने मैप का. 2 features A and B are marked on the given political map of India. Identify these features with the help of following information. तो A वाला जो मार्क होता है ये होता है गुजरात में. ठीक है. और बी वाला जो होता है ये होता है आपके वेस्ट बंगाल में. ठीक है, वेस्ट बंगाल में मार्क्ड है. ठीक है, और आपका चलो ए देख लेते हैं. द प्लेस विच इज नोन फॉर कॉटन मिल वर्कर्स एट सत्याग्रह. ठीक है, अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920. सितंबर 1920 है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स की बात है, किसकी बात हो रही है? कलकत्ता की बात हो रही है. प्लेस नोन फॉर कॉटन मिल अहमदाबाद और कलकत्ता ऑफ कोर्स. ठीक है, चलो लोकेट द लेबल ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में. ठीक है, नरोरा यूपी, मैंगलोर आपका केरल और कर्नाटक. ठीक है, बोकारो हो जाएगा आपका कहाँ पे? झारखंड. छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र. तो एक बार अपन मार्क कर लेते हैं. सूरत, यहां से सूरत आएगा, यहां नरोरा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. ठीक है, ये आ गया आपका बोकारो, न्यू मैंगलोर यहां आ जाता है, और क्या बच गया? CST, बोकारो, मैंगलोर, नरोरा, सूरत, सब तो हो गए. ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके मार्किंग्स किसकी?
आपके पूरे के, ये सूरत आ गया, यहाँ सूरत डाल देता हूँ, ये हो गया आपके पूरा का पूरा क्या मैप सेक्शन। तो ये था सामने आपके एक पूरा सैम्पल पेपर जो हमने सॉल्व करा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं, बॉडी प्रेजेंट करी है, हमने डिस्कस करे इंट्रोडक्शन के बारे में, कंक्लूजन्स के बारे में भी। तो इसी तरीके के रेगुलर कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड्स के बहुत सारे वेरियस सच कोर्सेज। यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी फॉलोइंग कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि आपके CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब आपको मिलेंगी। कहाँ से? बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, या आप हमारे एप्लीकेशन पर भी आ सकते हैं, साथ साथ यूट्यूब चैनल जिसको आप जानते ही हैं। तो वेरियस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है 100% फ्री। आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाता, 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। साथ साथ जस्ट काइंड रिमाइंडर, बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं, ई बुक्स और फिजिकल बुक्स दोनों तरीके से मिल जाएंगी। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और वहां से आप परचेस कर सकते हैं हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स, जहां पे आपको रीडिंग मटेरियल के अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को 10 मिलियन के पार लेके जाना है। याद रखिएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। कुछ नया सीखा हो तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। साथ साथ और हमारे अदर अपडेट्स के लिए, कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोस के लिए बने रह सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।